हेलो एवरीवन। कैसे हैं सब आप? आई होप सब अच्छे होंगे। आज अपन लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीबीएसई क्लास 12th के लिए। जी हाँ दोस्तों, आज अपन लोग असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और वो भी चैप्टर नंबर 1 पार्टनरशिप, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के। तो आप बने रहिएगा इस वीडियो पे। मैं आपको बहुत क्विकली, बहुत कंसेप्चुअली सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। प्लीज आप इसको अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होकर सुनना, बिकॉज असर्शन और रीजन थोड़े से एग्जाम में बच्चे को कंफ्यूज करते हैं। आपने ये वीडियो देखा तो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। और आप लोगों से मैं बोलना चाहूंगा कि फास्ट एकेडमी के जल्दी से यूट्यूब पेज को भी लाइक कर ले, ताकि आपको दूसरे अपडेट्स भी जल्दी से आपको आपके नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाए। अब देखिए, मैं स्टार्ट करता हूं असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले बेटा, असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन में आपको कॉन्सेंट्रेट होके क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। असर्शन मीनिंग स्टेटमेंट दिया हुआ है और उस स्टेटमेंट से रिलेटेड रीजन। असर्शन मतलब सिर्फ असर्शन नहीं है, ये एक स्टेटमेंट होता है जो कि आपको रीड आउट करना है और देखना है कि सही है कि गलत है। एंड सेकंड थिंग, उस पे बेस्ड रीजन। अब कभी सिर्फ असर्शन ही सही होगा, कभी सिर्फ रीजन ही सही होगा, कभी दोनों सही होंगे और कभी दोनों में लिंकिंग भी होगी। तो ये आप जब पढ़ेंगे क्वेश्चन तब आपको पता चलेगा कि आप लोग सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 1। देखिएगा, असर्शन दे रखा है, अ पार्टनरशिप फर्म इज अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एंटिटी फ्रॉम पार्टनर्स फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ अकाउंटिंग। बिल्कुल सही बात है। चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे कोई भी बिजनेस हो, हमेशा आपकी अकाउंटिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस होती है और इन दोनों में सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है। रीजन देखते हैं। एज पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th क्लास में। क्या बोलता है? बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फर्म। आपके जितने भी ट्रांजेक्शन है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड होंगे। हेंस इट इज अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एंटिटी। बिल्कुल सही बात बोली। और ये जो है आप लोगों की रिकॉर्ड होगी सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट फ्रॉम पार्टनर्स। सो आपका रीजन भी सही है और आपका असर्शन भी सही है। एंड अगर मैं इन दोनों में लिंकिंग बिठाऊं तो रीजन असर्शन से लिंक करता है। तो सर आप हमें इसका आंसर भी बता दीजिए। आंसर में देखिएगा, सबसे पहले ए ऑप्शन है, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि आपको सबसे पहले यह चीज देखनी है, दोनों टिक आ रहे हैं मतलब दोनों ऑप्शन सही है, ए और बी। ए एंड बी दोनों ऑप्शंस में आपको करेक्ट होने के साथ साथ देखना है कि दोनों में लिंकिंग आ रही है कि नहीं आ रही, और लिंकिंग वाला ऑप्शन आपका ये है, करेक्टली एक्सप्लेन्स ए। तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया ए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, अ पार्टनरशिप फर्म कैन हैव मैक्सिमम 50 पार्टनर्स। सर बिल्कुल सही बात बोली। हमेशा मैक्सिमम पार्टनर्स आपके 50 होते हैं पार्टनरशिप में। पुराने एक्ट के हिसाब से ये 20 हुआ करते थे, लेकिन अब ये 50 होते हैं। और ये 50 की लिमिट जो डिसाइड करता है वो पार्टनरशिप एक्ट डिसाइड नहीं करता है, वो डिसाइड करता है कंपनीज एक्ट 2013। अब आगे रीजन देखिए क्या बोल रखा है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ पार्टनर इज प्रिस्क्राइब्ड इन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सर एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्यों? क्योंकि अभी आपको मैंने बताया, ये जो मैक्सिमम पार्टनर्स की लिमिट है वो डिसाइड करता है कंपनीज एक्ट 2013। एंड उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को भी एम्पावर करता है कि मैक्सिमम कितने आपको मेंबर्स इसमें रखने हैं। तो वो आगे क्वेश्चन आपका आएगा, अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें देखता हूं कि एक टिक तो आया अपना असर्शन पे और एक रॉन्ग आया है किस पे? रीजन पे। इट मींस आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये ऑप्शन तभी आपके रहेंगे जब दोनों ऑप्शन क्या होंगे? करेक्ट होंगे। अब यहां पे क्या बोला है अपना, ओनली ए ऑप्शन इज करेक्ट। बिल्कुल सही बात बोल रहा है। क्यों? क्योंकि अपना ए ही करेक्ट है। और लास्ट बोल रहा है बोथ ए एंड आर आर रॉन्ग। ये पॉसिबल नहीं है। आपका सिर्फ और सिर्फ यहां पर क्या गिवन है? ओनली ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, अब देखिएगा, असर्शन दे रखा है, पार्टनर्स आर प्रिंसिपल बट नॉट द एजेंट। यहां पे देखिए, प्रिंसिपल बट नॉट द एजेंट्स, ये बिल्कुल गलत बात है। हर पार्टनर एक दूसरे के लिए प्रिंसिपल एंड एजेंट के लिए उनका रिलेशनशिप जो होता है प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट का होता है। अपन ऐसा नहीं बोल सकते प्रिंसिपल बट नॉट द एजेंट। अब इसका रीजन देखते हैं। रीजन इन्होंने क्या दे रखा है, पार्टनर्स
आर प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। बिल्कुल सर, करेक्ट बात बोली है। जो पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे के प्रिंसिपल भी होते हैं और एजेंट भी होते हैं। मतलब आप पार्टनरशिप में अगर हो तो कोई भी पार्टनर किसी के बिहाफ पे काम कर सकता है। अब अगर ऑप्शन देखें तो एक रॉन्ग आ रहा है और एक राइट आ रहा है। अब एक रॉन्ग और एक राइट आ रहा है तो ए ऑप्शन इसका नहीं हो सकता, बी ऑप्शन नहीं हो सकता। आप देखिए बोथ ए एंड आर फॉल्स। बिल्कुल नहीं सर, एक तो करेक्ट है तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। आपका जो करेक्ट आंसर हो गया कौन सा ऑप्शन हो गया? डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है? व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज एग्रीड अमंग द पार्टनर्स। अब यहां पे क्या बोल रहा है? एग्रीमेंट की बात कर रहा है कि एग्री हुए पार्टनर्स में। दे विल ऑल्सो शेयर द लॉसेस इन द सेम रेशो। बिल्कुल करेक्ट बात बोल रहा है। वो बोल रहा है कि सर जो रेशो आपका प्रॉफिट का होगा वो का वही रेशो लॉस का होना चाहिए। बिल्कुल सही बात बोल रहा है कि सर अगर हम लोग प्रॉफिट के लिए पार्टनरशिप कर रहे हैं, जितने प्रॉफिट के लिए पार्टनरशिप कर रहे हैं उतने लॉस के लिए भी आप लायबल हो। लेकिन अब देखिएगा मजे की बात क्या है। ऑल्दो इन द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप गिवन इन पार्टनरशिप एक्ट, इट इज स्टेटेड दैट प्रॉफिट विल बी शेयर्ड। उसमें सिर्फ और सिर्फ वर्ड गिवन है प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट इंक्लूड्स लॉसेस ऑल्सो। अब अगर मैं बात करूं तो ये ऑप्शन सही है। और मैं अगर आपका रीजन की बात करूं पार्टनरशिप एक्ट की, तो अगर आपने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा हो, पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 4 में ये डेफिनेशन मेंशन है कि पार्टनरशिप क्या होती है, और वहां पे क्लियरली मेंशन है दैट पार्टनर्स विल शेयर फॉर द प्रॉफिट्स ओनली। पार्टनर्स विल शेयर फॉर द प्रॉफिट्स ओनली। तो ये भी सही है और ये भी सही है। अब आप लोगों को लिंकिंग देखते हैं तो सर लिंकिंग इस रीजन की इस असर्शन से बिल्कुल बैठ रही है। दोनों के दोनों आपस में लिंक कर रहे हैं। तो ऑप्शन इसमें देखिएगा, मैं सिलेक्ट करूंगा ए। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट रीजन फॉर द ए। 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब मैं बढ़ता हूं जल्दी से 5वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए 5th क्वेश्चन, अ माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड इन अ फर्म एज अ पार्टनर। अब ये जो लाइन है, ये जो असर्शन है, बड़ा ही कंफ्यूजिंग है। रीजन भी, आप लोग 11th में अब तक पढ़ते हुए आए हो कि माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर। 11th की कोई भी आप बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें भी ये लाइन मेंशन है, माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर बट ओनली फॉर द प्रॉफिट्स। पीछे लाइन एक ये भी लिखी होती है, बट ओनली फॉर द प्रॉफिट्स। तो अगर मैं एक्ट की बात करूं, यहां पर एक्ट वाला बोलता है कि जो माइनर है वो माइनर एडमिट नहीं हो सकता किसमें? पार्टनरशिप में। एक्ट में जो डेफिनेशन लिखी हुई है माइनर के लिए वो लिखी हुई है, अ माइनर कैन बी एडमिटेड ओनली फॉर द बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस और पार्टनरशिप फर्म। वहां पे कहीं पे मेंशन नहीं है कि माइनर पार्टनर बना सकते हो। वहां पे सिर्फ ये चीज मेंशन है कि माइनर बेनिफिट के लिए एडमिट हो सकता है। तो अगर मैं असर्शन की बात करूं ए की, तो असर्शन जो है बिल्कुल सही बोल रहा है ये कि माइनर कैन बी एडमिटेड, माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड इन अ फर्म एज अ पार्टनर। अब रीजन देखते हैं, माइनर कैन पार्टिसिपेट, ये बोल रहा है माइनर कैन पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। ये भी बिल्कुल सही बात बोल रहा है क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट में क्लियरली मेंशन है कि माइनर सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स के लिए एडमिट हो सकता है। अब अपन ऑप्शन देखते हैं। असर्शन ए इज करेक्ट बट द रीजन इज रॉन्ग। असर्शन ए एंड रीजन आर करेक्ट। तो आपका पॉइंट नंबर हो गया क्या? बी। बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर इज करेक्ट। इसमें आपको लिंकिंग के लिए नहीं पूछा तो आप लोगों को इसमें लिंकिंग पे ध्यान नहीं देना है। अगर लिंकिंग बोला जाए तभी आपको उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है, अदरवाइज मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिएगा, व्हेन अ क्लॉज इन पार्टनरशिप डीड डिफर्स फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। यहां पे एक्ट की बात बोली गई है, एक तो पार्टनरशिप एक्ट की बात बोली गई है और एक क्लॉज की बात बोली गई है। अच्छा, पार्टनरशिप एक्ट के भी किसकी बात कर रहा है? प्रोविजंस की बात कर रहा है। अब देखिएगा, क्लॉज इन पार्टनरशिप डीड विल बी एप्लीकेबल। वो बोल रहा है कि सर हम लोग क्लॉज को पार्टनरशिप डीड की जगह एप्लीकेबल करेंगे। अब जो आपके पास 2 चीजें हैं, एक तरफ है आपकी पार्टनरशिप डीड और एक तरफ है आपके प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अच्छा, पार्टनरशिप डीड मतलब आपका क्लॉज कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, दूसरी तरफ आपके पास है प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर दोनों में कुछ क्लैश होता है तो हमेशा पार्टनरशिप डीड को ही अपन लोग बेस मानेंगे, क्योंकि वो पार्टनरशिप डीड नहीं है, वो
पार्टनर्स का एग्रीमेंट है जो उन लोगों ने तय किया है। तो क्वेश्चन वाला आप लोगों को बोल रहा है when a clause in partnership deed differs from provisions of partnership act, clause in partnership deed will be applicable। बिल्कुल सही बोल रहा है, पार्टनरशिप डीड का जो भी क्लॉज है वही एप्लीकेबल होगा, आपके प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। और प्रोविजन भी सिर्फ तभी एप्लीकेबल होते हैं जब आपकी पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं होता है। अब आगे बढ़ते हैं अपन, आगे क्या बोला गया आप लोगों को, प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी एप्लीकेबल ओनली व्हेन पार्टनर्स हैव नॉट एग्रीड ऑन अ मैटर। अब यहां पे क्या बोला गया है, आपके तभी प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे जब पार्टनर्स एग्री नहीं कर रहे किसी मैटर पे। अब आप देखिए, मुझे एक बात बताइए, अगर आपने रिटर्न में कोई चीज लिख ली है, रिटर्न में चीज लिख ली, इसका मतलब आपने एग्रीमेंट बना लिया। अगर आप उस पर कुछ विवाद करते हो या फिर उस पर आप कुछ बहस करते हो, उनको बोलते हो कि हम इस पे तो एग्री नहीं करते हैं, तो ये चीज आपके लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप वो चीज रिटर्न में लिख चुके हो। लेकिन पार्टनरशिप एक्ट दूसरी तरफ आप लोगों को यह भी बोलता है कि आप लोगों का एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है। इसका मतलब सर, आप अगर आपस में डिस्कस करके बोल रहे हो कि हम ये चीज एग्री नहीं करेंगे और सारे के सारे पार्टनर्स एग्री हो रहे हैं उस मैटर के लिए, तो वो चीज आपकी क्या रहेगी, करेक्ट रहेगी। तो मैं फिर से रीजन पढ़ता हूं, क्या बोला गया, प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी एप्लीकेबल ओनली व्हेन पार्टनर्स हैव नॉट एग्रीड ऑन अ मैटर। बिल्कुल सही बात बोल रहा है कि सर जब एग्री नहीं करेंगे किसी मैटर पर तभी प्रोविजंस एप्लीकेबल होगा, और एग्री कर दिया तो प्रोविजंस की अपनों को जरूरत ही नहीं है। तो ये भी सही है। और अगर मैं इसकी लिंकिंग की बात करूं तो ये दोनों लिंक भी कर रहे हैं। वहां पे ऊपर बात हो रही किसकी, क्लॉज पार्टनरशिप की, प्रोविजंस की, नीचे भी किसकी बात हो रही, क्लॉजेस एंड पार्टनरशिप के प्रोविजंस की। तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है यहां पर। आई होप आपको ये 6 क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ते अपन आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में क्या बोला है अपनों को, पार्टनरशिप में बी कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न और ओरल। बिल्कुल सही बात बोल रहा है कि आपकी पार्टनरशिप रिटर्न और ओरल हो सकती है। रिटर्न एग्रीमेंट एंड ऑल पार्टनर्स शुड कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द फर्म। नहीं सर, ये बिल्कुल बात गलत बोल दी है। जरूरी नहीं है कि जो पार्टनर अपने पार्टनरशिप में पार्टनर बन रहा है सभी बंदे कैपिटल लेकर आए, ऐसा कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि एक नॉमिनल पार्टनर नाम का एक टाइप ऑफ पार्टनर होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ अपना नाम देता है, वो कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करता है। तो मैं अगर असर्शन की बात करूं तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है। अब इसके रीजन की बात देखते हैं। इट इज नेसेसरी दैट अ रिटर्न एग्रीमेंट एग्जिस्ट एंड द बिजनेस मे बी कंडक्टेड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब देखो क्या बोला गया है, रिटर्न एग्रीमेंट होना जरूरी है। नहीं सर, रिटर्न एग्रीमेंट जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी पार्टनरशिप ओरल भी हो सकती है। तो आप देखिए, दोनों के दोनों आपके रॉन्ग आ रहे हैं और दोनों के दोनों रॉन्ग के लिए ऑप्शन नंबर आपका हो गया डी, बोथ ए एंड आर आर रॉन्ग। बेटा आप लोग ध्यान रखना, हमेशा सबसे ज्यादा परेशानी जब आती है जब दोनों असर्शन और रीजन करेक्ट होते हैं और उसमें आपको लिंकिंग कुछ फाइंड आउट करनी होती है। अगर एक रॉन्ग है एक करेक्ट है तो कोई परेशानी नहीं है, दोनों रॉन्ग है तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब दोनों करेक्ट होते हैं तब सबसे ज्यादा परेशानी आती है। अब बढ़ते अपन आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला गया, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस। बिल्कुल सही बोल रहा है कि भाई पार्टनर्स का हमेशा कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट। और कौन सी कैपिटल के लिए बोल रहा है, फिक्स्ड कैपिटल के लिए बोल रहा है। इवन व्हेन द फर्म सफर्ड लॉसेस, बिल्कुल सही बात बोल रहा है कि सर फर्म का लॉस सफर हो रहा है तो भी वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं तो फिर भी कैपिटल का उसका क्रेडिट बैलेंस शो होगा। रीजन बीइंग क्यों, क्योंकि अपन जितने भी प्रॉफिट होते हैं, जितने भी लॉसेस होते हैं, जितने भी एडजस्टमेंट्स होते हैं, सारे के सारे ट्रांसफर करते हैं करंट अकाउंट में। तो ये जो है असर्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। रीजन, करंट अकाउंट ऑफ ए पार्टनर्स आर मेंटेन्ड अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। नहीं सर, एब्सोल्युटली रॉन्ग। अभी मैंने आपको बताया आपके टोटल 2 मेथड होते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और फिक्स्ड कैपिटल मेथड। जब आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हो उसमें आपके 2 अकाउंट बनते हैं। एक तो बनता है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट।
और यहां पर रीजन के लिए क्या बोला है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड आप जब यूज कर रहे हो तब करंट अकाउंट आप मेंटेन कर रहे हो, लेकिन ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में अपन सिर्फ एक ही अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है करंट अकाउंट। तो ये वाला रॉन्ग हो गया, एक राइट एक रॉन्ग है। तो ऑप्शन देख लेते हैं अपन, ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, सी दोनों फॉल्स के लिए बोल रहा है नहीं हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी ओनली ए इज ट्रू। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, सुनना अच्छे से, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है ये। प्रीति, रिया एंड सरिता आर पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स हैं। अब आगे बोला गया एज पर द पार्टनरशिप डीड प्रीति इज टू बी अलाउड अ सैलरी ऑफ 8,000 पर मंथ। प्रीति को 8,000 रुपए सैलरी पर मंथ देनी, और कौन बोल रहा है, पार्टनरशिप डीड बोल रही है, हम नहीं बोल रहे। ओके, रिया एंड सरिता ऑल्सो डिमांड सेम सैलरी, सैलरीज टू रिया एंड सरिता इज टू बी अलाउड। अब क्या बोल रहा है, हमको रिया एंड सरिता को भी सैलरी क्या करनी चाहिए, अलाउ करनी चाहिए। लेकिन सर यहां पे कभी भी एक भी ऐसा वर्ड नहीं आया है जिनमें पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट हुआ है या पार्टनर क्या कर रहे हो, एग्री कर रहे हो कि हम लोग ये सैलरी तीनों को बांटेंगे या तीनों को प्रोवाइड करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया, बस ये बोल रहा है कि रिया एंड सरिता ऑल्सो डिमांड सैलरी। डिमांड करने से कुछ नहीं होता, एग्रीमेंट होने से होता है। यहां पे चाहे ओरल हो या रिटर्न हो, एग्रीमेंट नहीं हुआ है, और एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो इनको सैलरी भी नहीं मिलेगी। तो यहां पे मैं असर्शन को बिल्कुल गलत बोलूंगा, क्यों, क्योंकि यहां पर ये असर्शन बिल्कुल सही नहीं है। अब देखिएगा रीजन क्या बोला गया, रीजन इन द एब्सेंस ऑफ मेंशन ऑफ सैलरीज टू रिया एंड सरिता इन द पार्टनरशिप डीड, सैलरीज टू रिया एंड सरिता आर नॉट टू बी अलाउड। बिल्कुल सही बात बोली है सर, क्यों, क्योंकि ये जो रीजन है वो कोरिलेट कर रहा है किससे, आपका असर्शन से। ये रीजन इस असर्शन का ही है। अच्छा, असर्शन तो आपका गलत है, लेकिन रीजन जो दे रखा है ना वो बिल्कुल सही है। वो बोल रहा है कि अगर आपके पार्टनरशिप में कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप सैलरी प्रोवाइड नहीं करा सकते हो। किस किस को, रिया एंड सरिता को। तो आपके सामने आप देखो, एक है रॉन्ग एक है राइट, तो राइट वाले के लिए सी ऑप्शन नहीं हो सकता, आपका ऑप्शन होगा डी, डी ओनली आर रीजन इज करेक्ट। आई होप आपको 9 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। मैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ूंगा क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स एज पर द पार्टनरशिप डीड ए इज टू बी अलाउड अ सैलरी ऑफ 10,000। ए को अपनों को सैलरी देनी है 10,000 पर मंथ। तो बट ऑब्वियस सी बात है, अगर आप अकाउंट्स बना रहे तो पूरे साल भर की उसको सैलरी मिलेगी, दैट इज 1,20,000। बी एंड सी ऑल्सो डिमांड द सैलरी, यहां पे भी देखो डिमांड कर रहे हैं, इट वॉज एग्रीड अमंग देम। अब देखो यहां पे बात हो रही है किसकी, एग्रीमेंट की। ये एग्री हुए, सारे के सारे पार्टनर्स एग्री हुए हैं कि सैलरी किसको मिलनी चाहिए, सारे पार्टनर्स को मिलनी चाहिए, और वो भी कितनी मिलनी चाहिए, 5,000। ऑल्दो इट इज नॉट मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड, फिर भी इन्होंने अगर एग्री किया है तो आप लोगों को यहां पे उनको सैलरी क्या करनी है, प्रोवाइड करानी है। तो ये जो असर्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट है, 100% करेक्ट है। रीजन आर देखिएगा क्या लिखा हुआ है। अच्छा, रीजन आपको इससे कोरिलेट करके देखना कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको ये नहीं देखना कि इंडिविजुअली रीजन सही है कि गलत है। इन द एब्सेंस ऑफ मेंशन इन पार्टनरशिप डीड सैलरीज आर नॉट टू बी अलाउड टू देम। देखिए बेटा, यहां पे ये रीजन बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि यहां पे क्या बोला गया है, इन्होंने बोला है कि पार्टनरशिप डीड में अगर मेंशन नहीं है तो आपको सैलरी देनी ही नहीं है। लेकिन सर आपने अभी मेरे को बताया था कि अगर ओरल एग्रीमेंट हो जाए और पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ है तो भी आप सैलरी क्या कर सकते हो, प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये जो रीजन अगर मैं देखूं, इससे कोरिलेट करके देखूं तो बिल्कुल गलत है। ऑल्दो प्रोविजन यही बोलता है कि पार्टनरशिप डीड नहीं है और पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो सैलरी आपको नहीं मिलेगी, लेकिन यहां पे आपको रीजन बता रहा है किसके लिए, इस स्टेटमेंट के लिए। तो ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। तो यहां पे देखिएगा आपका असर्शन सही है और रीजन गलत है, तो आपका पॉइंट ऑप्शन नंबर हो गया सी, ओनली ए इज करेक्ट। अब बढ़ूंगा मैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखिएगा क्या बोला गया क्वेश्चन 11 क्वेश्चन में बोला गया रेंट पेबल टू अ पार्टनर इज डेबिटेड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। बिल्कुल सही बोल रहा है कि रेंट आप पे कर रहे हो तो पार्टनर, सॉरी रेंट किसी को भी दे रहे हो, चाहे पार्टनर है चाहे आउटसाइडर है, वो हमेशा क्या होगा, आपका डेबिटेड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट होगा। अच्छा सर, डेबिटेड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्यों होता है? क्यों? क्योंकि बेटा हमेशा जो रेंट होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कभी भी नहीं होता है। एंड नॉट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बिल्कुल सही बात बोली। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ एप्रोप्रिएशन वाली चीजें जाती हैं।
अब रीजन देखते क्या बोला गया, रीजन इसका रेंट पेबल टू पार्टनर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बिल्कुल सही बात बोली सर, हमेशा कोई भी रेंट हो, चाहे पार्टनर को पे कर रहे हैं आउटसाइडर को पे कर रहे हैं, वो हमेशा आपका क्या रहेगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट रहेगा। एंड नॉट एन एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट, हेंस इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अब मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो है इसकी लिंकिंग भी इससे मैच कर रही है, आपका असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, तो इसका ऑप्शन हो गया आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, और बी ऑप्शन both A and R true and R is the correct explanation of A। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। अब मैं बढ़ता हूं आगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 में असर्शन क्या गिवन है आप लोगों को, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज नॉट अलाउड। वर्ड सी, यहां पे क्या बोला गया है, नॉट अलाउड। नहीं सर ये तो बिल्कुल गलत बोला, हमेशा आपका अगर वहां पे नहीं है तो आपको अलाउ करना है इंटरेस्ट ऑन लोन, और वो भी करना है 6% पर एनम से। ओके, आपको हमेशा किससे करना है, 6% पर एनम से। तो अगर लास्टली बात करूं तो ये असर्शन क्या है आप लोगों का, गलत है। गणेश अ पार्टनर इन अ फर्म गेव अ लोन ऑफ ₹10 लाख टू द फर्म विदाउट एन एग्रीमेंट टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट के लिए एग्रीमेंट नहीं हुआ। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय गणेश विल बी अलाउड एट द रेट 6% पर एनम। बिल्कुल सही, क्यों, क्योंकि प्रोविजंस जो है आपको क्या बोलते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी क्लॉज इन द पार्टनरशिप इट फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन इट शुड बी अलाउड एट द रेट 6% पर एनम। तो आपका यहाँ पे सिर्फ रीजन करेक्ट है, और रीजन करेक्ट के लिए आपका ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है सी, ओनली आर इज करेक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बढ़ता हूं आगे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है, A, B and C were partners in a firm. Partner B gave a loan of ₹10 lakh, 10 लाख रुपए का लोन दिया है ना, विदाउट एग्रीमेंट एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। एट द एंड ऑफ द ईयर ऑल पार्टनर्स एग्री टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन लोन टू लोन बाय बी एट द रेट 9% पर एनम। बिल्कुल सही बोल रहा है सर, यहाँ पे पार्टनर ने एग्री किया है कि उसको है ना आप कितने परसेंट पे दो, 9% पे दो। अगर पार्टनर्स का एग्रीमेंट हो जाता है तो सारी चीजें एक तरफ हो जाती है, भले आपकी पार्टनरशिप डीड भी क्यों नहीं बनी हुई है, वो भी सब एक तरफ हो जाएगी। आगे का बोला, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट विल बी एप्लीकेबल 1992 अप्लाई, thus इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन बी शुड बी अलाउड एट द रेट 6% पर एनम, नॉट एन 9%। नहीं सर बिल्कुल गलत है, रीजन क्यों, क्योंकि यहां पर वो बोल रहा है कि भले एग्रीमेंट हो गया हो तो भी आपको 6% ही देना है, लेकिन हमेशा पार्टनरशिप के एग्रीमेंट और पार्टनरशिप डीड और प्रोविजंस में अगर कॉन्ट्राडिक्ट होता है तो हमेशा पार्टनरशिप एग्रीमेंट सबसे फॉरमोस्ट कंसीडर किया जाएगा। तो यहां पे अगर मैं बात करूं असर्शन आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर सी, ए इज करेक्ट। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। मैं बढ़ता हूं अब आगे क्वेश्चन नंबर 14। In case of the amount of drawings is not the same और drawings are made on different dates। अब क्या बोला गया है, यहाँ पे जो drawings है आपने क्या करिए, सेम नहीं है, एंड drawings भी जो है ना आप लोगों ने क्या करिए, डिफरेंट डेट्स पे करिए। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है ना कैलकुलेट होगा किस मेथड से, प्रोडक्ट मेथड से। बिल्कुल सही बोल रहा है कि सर अगर आप लोग एवरेज पीरियड वाला मेथड तभी यूज कर सकते हो जब आपकी ड्रॉइंग्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, और आपका टाइम गैप बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ड्राइंग्स भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, रीजन आर, इन सच अ केस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज फॉर द पीरियड इट इज ड्रॉन बाय पार्टनर, एज सच एवरेज मेथड कैन नॉट बी यूज्ड टू असर्टेन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बिल्कुल सही बात बोल रहा है सर कि है ना आप लोग एवरेज पीरियड मेथड यूज नहीं कर सकते हो, क्यों, क्योंकि उसमें उसी टाइम पीरियड का इंटरेस्ट चार्ज होगा जितने टाइम पीरियड के लिए उसमें ड्राइंग्स की गई है। अब अगर मैं इसकी लिंकिंग की बात करूं तो ये रीजन जो है इससे बिल्कुल लिंक कर रहा है, और लिंक कर रहा है तो मैं इसको ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट करूंगा। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट रीजन ऑफ ए। आपको लिंकिंग भी देखनी है, दोनों करेक्ट हो तो ही लिंकिंग देखनी है, अदरवाइज नहीं देखनी है। एक सही है एक रॉन्ग है, कोई लिंकिंग देखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला गया है, मैं पढ़ता हूं। A and B are partners in a firm as per partnership deed IOD interest on drawing to be charged at the rate 9% per annum। अच्छी बात है, 9% पर annum पे अपन चार्ज करेंगे। A withdrew 10,000 per month, अच्छी बात है, और उसने कब किया है, at the end of each month। B withdrew
10,000 पर क्वार्टर, अच्छी बात है, उसने क्वार्टर के एंड में किया है और वो भी क्या है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। द फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ रुपीज 2 लाख, हेंस इंटरेस्ट विल नॉट बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स। बिल्कुल गलत बात है, इंटरेस्ट आपका ड्रॉइंग्स पे चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज अ इनकम फॉर बिजनेस और फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड इट इज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वेदर फर्म इज सफरिंग फ्रॉम लॉसेस और अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मस्ट बी प्रोवाइडेड। तो मैं इस असर्शन को बिल्कुल करेक्ट मानूंगा। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल सही है। अब यहां पे क्या बोला गया है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी चार्ज एट द रेट 9% पर एनम ऑन 1,20,000। यहां पे देखते हैं क्या बोला है, 1,20,000 9%, और फॉर ए दैट इज 5.5 मंथ एंड फ्रॉम बी फॉर 4.5 मंथ। अच्छा, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक थोड़ी सी लाइन आपको टेक्निकल लग रही होगी कि सर 120 जो है ए के लिए भी बोल रहा है और बी के लिए भी बोल रहा है, आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे वर्ड दिया हुआ एंड, तो यहाँ पे एक अपना सेंटेंस एंड हो रहा है और फिर यहाँ से नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो 1,20,000 वाली कैटेगरी गिवन है आप लोगों को, वो सिर्फ और सिर्फ गिवन है किसके लिए? ए के लिए। अब हम देखते हैं कि एवरेज पीरियड है 5.5 और 4.5 सही है कि गलत है। मैं यहाँ पे आपको एक टेबल बना के बताता हूँ आप लोगों को एवरेज पीरियड शॉर्ट में बहुत जल्दी कैसे कैलकुलेट करना है। देखिएगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। बहुत इजी और शॉर्ट ट्रिक है। यहां पे मैं लूंगा कि पार्टनर ड्राइंग कर सकता है मंथली, क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली। यहां पे लिख रहा हूं मैं बिगिनिंग, यहां पे लिखूंगा मिडल, और यहां पे क्या लिखूंगा? एंड। यहां पे लिखूंगा मंथली, यहां पे लिखूंगा क्वार्टरली, और यहां पे लिखूंगा मैं हाफ ईयरली। अब आप देखिएगा, हमेशा इस केस में आपको कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर देखना पड़ेगा। सबसे पहले आप मुझे बताइए, यहां पे अपन लोग ये जो क्या निकाल रहे हैं सर? एवरेज पीरियड। क्या निकाल रहे हैं अपन लोग? एवरेज पीरियड। आप लोगों को ये तो पता होगा कि किसी भी चीज का अगर अपन एवरेज निकालते हैं और अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो वो डिवाइडेड बाय 2 होता है। जैसे कि अगर मैं पूरे साल का एवरेज निकालूं तो 12 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू होता है 6। इसका मतलब सर आपका जो पूरे साल का एवरेज निकलेगा वो कितना निकलेगा? 6 मंथ। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि पार्टनर ने विड्रॉ किया है एट इन द मिडल ऑफ द मंथ, क्वार्टर और हाफ ईयरली, तो एवरेज पीरियड आपका हमेशा रहेगा 6, 6 और 6। ये लिखने के बाद आप देखिएगा, अगर मैं मंथ के एवरेज की बात करूं, मंथ आपका होता है 1 डिवाइड बाय 2 करूंगा तो उसका एवरेज निकलेगा 0.5। तो यहां पे मैं कॉमन फैक्टर लिख रहा हूं 0.5। क्वार्टर में 3 होते हैं, डिवाइड बाय 2 करूंगा 3 मंथ्स को तो आएगा 1.5। हाफ ईयरली में 6 मंथ्स होते हैं, डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो आएगा 3। तो ये कॉमन फैक्टर मैंने लिख लिया आपके 0.5, 1.5 एंड 3। अब कुछ भी नहीं करना है आपको। अगर आप यहां से ऊपर जा रहे हैं तो इसे 0.5 ऐड कर लें तो आपके पास आ जाएगा 6.5। आप नीचे आ रहे हैं तो 0.5 लेस कर दीजिए 6 में, आपके पास आ जाएगा 5.5। इस केस में ऊपर आ रहे हैं 1.5 ऐड कर लीजिए, आपके पास आ जाएगा 7.5। नीचे आ रहे हैं 1.5 लेस कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा 4.5। इस केस में ऊपर आ रहे हैं तो आप ऐड कर दीजिए 3, 9 आ जाएगा, और नीचे कर दीजिए -3। तो ये बन गई आपकी ट्रिक, जो कि आप जल्दी से आईओडी का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन वाले ने क्या बोला है कि अगर वो कर रहा है एंड में, क्वार्टर में भी और मंथ में भी, तो एट द एंड 5.5 होता है और 4.5 होता है। यहां पर भी क्या दे रखा है? 5.5 एंड 4.5। तो इन शॉर्ट मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो है आप लोगों का 15th का रीजन भी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल रीजन भी क्या है आप लोगों का? करेक्ट है। अब देखिएगा, यहां पे मैं देखूंगा कि क्या बोला गया है। एक बार फिर से लाइन पढ़ी, यहां पे क्या बोली गई अपनों को? द फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ रुपीज 2 लाख, हेंस इंटरेस्ट विल नॉट बी चार्ज। इंटरेस्ट विल नॉट बी चार्ज, इंटरेस्ट हमेशा चार्ज होगा चाहे हो या नहीं हो। तो आपका असर्शन जो है ये बिल्कुल गलत है। आपका इस केस में सिर्फ और सिर्फ रीजन करेक्ट है। मैंने वहां पे गलती से राइट लगा दिया। क्यों? क्योंकि ये जो ऑप्शन गिवन है आपको, मैंने इस ऑप्शन को करेक्ट नहीं माना है। मैंने बोला है कि असर्शन बिल्कुल आपका यहां पे गलत है। ये हो गया आपका क्या? रीजन करेक्ट। अब ऑप्शन नंबर आपका क्या है इसमें? सी, ओनली आर इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये सब ट्रिक कैसे करनी है आपको। इस ट्रिक से आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, जितने भी बड़े क्वेश्चन है आप इससे कर सकते हो। एंड आप लोगों को मैं एक चीज बताना चाहूंगा, सीबीएसई कभी भी नहीं बोलता कि स्पेसिफाइड मेथड यूज करो कैलकुलेशंस के लिए। सीबीएसई सिर्फ बोलता है कि जर्नल एंट्रीज कर रहे हो तो विथ फॉर्मेट होनी चाहिए, विथ नरेशन होना चाहिए, और वर्किंग नोट की कहीं पे जरूरत है तो आप वर्किंग नोट दिखाओ। लेकिन ये नहीं बोलता है कि वर्किंग नोट किस मेथड से दिखाना है, आप किसी मेथड से दिखा सकते हो।
तो यहाँ पे अगर आप एवरेज पीरियड डायरेक्टली भी निकालते हो तो भी वो गलत नहीं है, क्योंकि अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है, मैथमेटिक्स का पार्ट है और ये कैलकुलेशन का पार्ट है। अब बढ़ते अपन आगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 वाले में क्या बोला है देखिएगा, A, B and C are partners. After the final accounts have been closed, it was discovered that interest on drawing 6% per annum had not been taken into consideration. सर ये तो क्वेश्चन आ गया हमारा पास्ट एडजस्टमेंट का, बिल्कुल आ गया, देखते हैं। Drawings of the partners for the year ended 31st March 2021 is rupees 3 lakh, 2 lakh and 1 lakh respectively. तीनों पार्टनर्स की आप लोगों को ड्रॉइंग्स गिवन है। अब आगे देखना, इन द रेक्टिफाइंग एंट्री ए विल बी डेबिटेड एंड सी विल बी क्रेडिटेड बाय 3000, ये बोल रहा है। अपन चेक करते हैं, मेरे को नहीं पता कि भाई ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। अपन पहले कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले आप देखिए यहां पर पूरे के पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी डेट मेंशन नहीं है कि उन्होंने ड्राइंग्स कब करी है। तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन जब भी ऐसा होता है तो अपन मानते हैं कि पार्टनर्स ने एवरेजली ड्राइंग्स करी है 6 मंथ्स के लिए। तो यहां पे आप लोग एवरेज पीरियड हमेशा क्या लोगे, 6। अब देखिएगा यहां पे मैं कैलकुलेशन कर लेता हूं, आपको कैलकुलेशन करके बताता हूं। सबसे पहले इसको क्वेश्चन को करना कैसे, आप लोग इसका प्रेजेंटेशन कैसे रखेंगे देखिएगा। यहां पर मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। आईओडी आप लोगों ने प्रोवाइड नहीं किया, आप कर देना। तो आईओडी प्रोवाइड करने के लिए कैसे करोगे, यहां पे देखिएगा, मैं एक बार इरेजर से हटा देता हूं इसको। अब यहां पे मैं लिख रहा हूं पार्टनर्स के नेम ए, बी, सी और यहां पे लिख रहा हूं फर्म। सबसे पहली गलती, उन्होंने आईओडी नहीं दिया, अब दे दो। अच्छा, अब आईओडी सर कैसे निकालेंगे अपन, यहां पे दे रखा है आपको 3 लाख, ये सर 3 लाख। अच्छा 3 लाख पे आपको निकालना है कितना परसेंट, 6%। 6% पे भी आप लोगों को कितना एवरेज पीरियड लेना है, 6/12। क्यों, क्योंकि अपनी डेट मेंशन नहीं है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 6 1 टाइम, ये 6 2 टाइम, 2 1 टाइम एंड ये हो जाएगा आपका 3। तो ये आपका आंसर आ गया 9000। आप लोगों को बेटा इतना उलझने की भी जरूरत नहीं है, मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं कि इसको कैलकुलेशन को कैसे सॉल्व करना है। यहां पे आप लोग देखिए रेट कितनी है, 6% पर एनम की। आपको कितने महीने के लिए निकालनी है, 6 मंथ्स की। तो आप एक काम कीजिए, इस रेट को डायरेक्ट हाफ कर दीजिए, उसको बना दीजिए 3%। क्योंकि आप रेट को 3% करोगे या 6% करके उसको इस टाइप से सोल्व करो तो भी 9000 आएगा। और अब डायरेक्टली अगर मैं 3 लाख को 3% से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी 9000 आएगा। तो यहां पे लिख दूंगा मैं 9000, 2 लाख का 3% 6000, देन यहां पे 1 लाख का 3% 3000। अच्छा ये जो पैसा है ये पार्टनर फर्म को पे करेगी। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा फर्म के लिए इनकम होती है। तो मैं यहां पे लिखूंगा पर्टिकुलर्स में आईओडी 9000 रुपए माइनस, 6000 रुपए माइनस, 3000 रुपए माइनस। अच्छा फर्म प्लस हो जाएगी कितने से, 18000 से। हमेशा ध्यान रखना, एडजस्टमेंट एंट्री हो, रेक्टिफिकेशन एंट्री हो, कभी भी फर्म अपने पास पैसा नहीं रखेगी। वो सिर्फ एक कैलकुलेशन करती है कि भाई मेरे को किसको कितना पैसा देना है। अब यहाँ पे 18,000 फर्म के पास है तो फर्म क्या करेगी, फिर से 18,000 रुपए पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। अच्छा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो वो करेगी इक्वल रेशो में, क्योंकि रेशो मेंशन नहीं है। और इक्वल रेशो में बांटेगी तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रॉफिट इन 1:1:1। अब देखिएगा यहाँ पे 6,000 रुपए इनको मिल जाएंगे, ए को 6,000 रुपए बी को मिल जाएंगे और 6,000 रुपए सी को मिल जाएंगे। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो फाइनल मेरे पास आ रहा है यहाँ पे -3000। जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे आ रहा है कुछ भी नहीं और यहाँ पे आ रहा है +3000। अब देखिए यहाँ पर मैंने पास्ट एडजस्टमेंट क्वेश्चन बिना डेबिट एंड क्रेडिट के किया है, क्योंकि यही वर्किंग नोट बच्चे को सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं और वो बोलते हैं कि यार हमारी बुक्स में तो डेबिट क्रेडिट वाला मेथड दे रखा है, हमें वही करना है। सीबीएसई नहीं बोलता है, सीबीएसई बस ये बोलता है कि वर्किंग नोट करो। अब सीधा सा फंडा है, आपको ये चीज देखनी है, पार्टनर की कैपिटल नेगेटिव हो रही है, माइनस हो रही है, पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस होता है तो ये हो जाएगा डेबिट। पार्टनर की कैपिटल बढ़ानी है तो ये हो जाएगा क्रेडिट। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको, ए विल बी डेबिटेड एंड सी विल बी क्रेडिटेड। ए डेबिट हो रहा है और सी क्रेडिट हो रहा है 3000 इसमें, बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है सर। ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है आपका असर्शन एकदम करेक्ट है। अब मैं रीजन की बात करूंगा। रीजन क्या बोला गया, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स ऑन एवरेज पीरियड फॉर 6 मंथ्स 9000, 6000 एंड 3000। बिल्कुल सही बात है, ये 100% सही बोल रहा है, अपन अभी कैलकुलेशन करिए।
This amount will be debited to them in the subsequent and total interest on drawing will be 18,000 and will be credited to them equally. Thus A will be debited and C will be credited by 3,000. बिल्कुल सही बोल रहा है, जो अपन ने कैलकुलेशन करी है वो का वो इन्होंने रीजन बना के लिया है और इसकी लिंकिंग इससे बिल्कुल मैच कर रही है। तो मैं वो रीजन मैं ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा जिसमें दोनों करेक्ट है और रीजन भी एक्सप्लेनेशन सही है। तो बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A. स्टूडेंट्स प्लीज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो चाहे पास्ट एडजस्टमेंट हो, ये ऐसी चीजें होती है जो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करती हैं। आपको आपका टाइम सेव करना है। सीबीएसई के पेपर में सबसे ज्यादा दिक्कत यही आती है, पेपर पूरा आता है बच्चों को लेकिन टाइम बहुत शॉर्ट पड़ता है। और टाइम क्यों शॉर्ट पड़ता है? क्योंकि वर्किंग नोट में बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं। आपको वर्किंग नोट जितना शॉर्ट हो सके वो करना है। अब मैं बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। देखिएगा क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 17। इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म appropriation out of profit are to be debited to profit and loss. Wait, in case of partnership firm की बात कर रहा है क्योंकि पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं अपन, बिल्कुल सही बात है। appropriation out of profit are to be debited to profit loss appropriation account, बिल्कुल सही बात बोल रहा है। जितने भी appropriation होते हैं वो सारे के सारे आपके कहां पे डेबिट होते हैं? प्रॉफिट लॉस appropriation अकाउंट में डेबिट होते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहा है यहाँ पे रीजन में। पार्टनर सैलरी की बात कर रहा है और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, बिल्कुल सही बात बोल रहा है सर, ये भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। अब इन द कौन सा करेक्ट है? तो मैं आपको बात बोलूं तो ये दोनों चीजें आपकी सही है एंड इस रीजन की लिंकिंग भी बैठ रही है इस असर्शन से। तो मैं पॉइंट नंबर उसको सिलेक्ट करूंगा जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है और दोनों सही है। तो आपका आंसर हो गया बी। ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 18 अब देखिएगा। गिवन बिलो आर द टू रीजन, ठीक है असर्शन पे मैं आ रहा हूं बिल्कुल। ट्रांसफर टू रिजर्व इज शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बिल्कुल सर सही बात बोल रहा है कि कोई भी आपका ट्रांसफर टू रिजर्व होता है वो डेबिट होता है कहां पे? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में। रीजन आर क्या बोला गया? रिजर्व्स आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। नो सर, रिजर्व्स हमेशा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। रिजर्व तभी बनेगा जब प्रॉफिट होगा। तो अब आप देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही है जिसमें ए ट्रू है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग, बिल्कुल सही बोल रहा है सर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 का आपका पार्ट हो जाएगा कौन सा? ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आगे बढ़ूंगा और जल्दी से कंप्लीट करूंगा इस स्लाइड को। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और वर्बल एग्रीमेंट नो इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन द पार्टनर्स ऑन देयर कैपिटल, बिल्कुल सही बात बोल रहा है। सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट अलाउ होता है और वो भी होता है इंटरेस्ट ऑन लोन पे और वो भी 6% पर है। If there is a provision for interest on capital, अगर आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए प्रोविजन है इन पार्टनरशिप डीड, इट विल बी अलाउड ओनली व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट इन द फर्म, बिल्कुल सही बात बोल रहा है कि सर आपका अगर प्रॉफिट होगा तो ही आपको आईओसी देना है। अगर क्लॉज दिया हुआ है, अगर उसमें स्पेसिफिकली कुछ भी मेंशन नहीं है, सिर्फ ऐसा बोल रखा है पार्टनरशिप डीड में पॉइंट नंबर 10 आईओडी विल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, तो आपको उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी अलाउ करना है जब फर्म के पास प्रॉफिट होगा। लॉस होगा तो आपको प्रोवाइड नहीं करना है। लेकिन स्पेसिफिकली मेंशन है कि आपको आईओसी प्रोवाइड करना है और इसको ट्रीट करना है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो आपको प्रोवाइड करना ही करना है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 19 बिल्कुल सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी बता रहा है। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट रीजन ऑफ द ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। In a specified situation, interest on partners' capital is written in profit loss account, बिल्कुल सही बात बोल रहा है। और कौन सी सिचुएशन होती है वो? जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या मानते हो? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। आप उसको क्या मानते हो? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानते हो। उस केस में ही सिर्फ और सिर्फ आप कहां पे उसको डेबिट करोगे? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल को प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अब मैं इसका रीजन पढ़ता हूं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज रिटर्न ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बिल्कुल सही बात बोल रहा है। इफ इट इज स्पेसिफाइड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, देखिए आपको रीजन में भी ये बात बोली गई है कि अगर वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होगा। कहां पे डेबिट होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा। तो यहां पर रीजन असर्शन से लिंक भी कर रहा है, तो आप लोग को वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो कि एक्सप्लेनेशन वाला ही बोला है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया ए। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट रीजन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला गया? इफ द एप्रोप्रिएशन एज पर पार्टनरशिप डीड आर मोर देन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स। अब देखो क्या बोला गया है? एप्रोप्रिएशन आपके पास ज्यादा है
and more than the amount of profit available for the distribution. Profit is distributed in the ratio of appropriation. लैंग्वेज समझ में नहीं आई ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। आप एक काम कीजिए, पहले इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा पेंडिंग रखिए, अपन आते रीजन पे। इस रीजन के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या बोल रहा है। अब रीजन पढ़ना, क्या बोला गया है। रीजन में बोला गया आप लोगों को ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स हैं विद द कैपिटल ऑफ 5 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख रेस्पेक्टिवली। ओके, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। द पार्टनरशिप डिड अलाउड सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ टू सी। अच्छा, सी को 5,000 पर महीने की सैलरी देनी है अपनों को, तो 60,000 पूरे साल की हो गई। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम टू ऑल पार्टनर्स। नेट प्रॉफिट आपके पास दिया हुआ 80,000 का, वो बोल रहा है इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:12। तो अभी कैसे करेंगे, क्या करेंगे देखना, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले यहां पे मैं लिख रहा हूं एबीसी, यहां पे ए, यहां पे बी और यहां पे सी। एक सबसे पहले इन तीनों को मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो निकालना पड़ेगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6%। ए की कैपिटल है 5 लाख, तो 5 लाख का निकालूंगा तो ए का हिस्सा आएगा 30,000। बी की कैपिटल है 3,000 और 3 के हिसाब से निकालूंगा तो आएगा 18,000। और सी की कैपिटल है आपकी 2 लाख, 2 लाख के हिसाब से आएगा आपका 12,000। ये मेरे को आईओसी का हिस्सा देना है प्रॉफिट में से। इसके साथ साथ मेरे को सैलरी पे करनी है। अच्छा, ये सैलरी मेरे को पे करनी है और 5,000 पे करनी है सी को पर मंथ, तो पूरे ईयर की हो गई इसकी 60,000। अब जब मैं लास्टली इनकी कैलकुलेशन करूंगा तो मैं देखूंगा कि 30,000 तो पे करने किसको, ए को, 18,000 पे करने फर्म को किसको, बी को, एंड 60 + 70 72,000 पे करने किसको, सी को। लेकिन आप देखिए प्रॉफिट जो है वो है 80,000। अब तीनों पार्टनर्स लड़ रहे हैं कि हम ये प्रॉफिट इक्वल रेशियो में बांटे। कोई बोल रहा है कैपिटल रेशियो में बांटे, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है। तो इस केस में जो भी चीज होती है, इन सब के अपोर्शन कितने होने चाहिए, 30, 18 और 72। आप एक काम करो, इसका रेशियो निकाल लो। तो जब इसका रेशियो निकालूंगा तो यहां पर आप ऐसे लिख सकते हो इसको 30:18:72। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, 10 से डिवाइड करोगे, तो आपके पास आएगा 3 से डिवाइड करोगे तो 10, देन उसके बाद आ जाएगा 6, ओके, एंड देन उसके बाद आ जाएगा 24। और सिंप्लीफाई होगा तो लास्टली आपका रेशियो बन जाएगा ये 5:3:12। तो बिल्कुल सही बात बोल रहा है कि सर इफ इन केस अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट्स जो है अवेलेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कम है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट किस में होंगे, इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। और रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन यहां पे क्या निकला, 5:3:2। तो इस केस में असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और ये दोनों के दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी बता रहे, लिंकिंग बता रहे। तो आपका पॉइंट नंबर हो गया बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आई होप आपको यहां तक 21 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब मैं बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला गया, पी, क्यू एंड आर आर पार्टनर्स विद अ कैपिटल ऑफ 3 लाख, 4 लाख एंड 5 लाख रेस्पेक्टिवली। एज पर द पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट 5% पर एनम। इन्होंने बोला कि हम लोग 5% पर एनम से आईओसी प्रोवाइड करेंगे। ए इज ऑल्सो अलाउड अ क्वार्टरली सैलरी ऑफ 40,000। ए को क्वार्टरली सैलरी दी जा रही है कितनी, 40,000 की। अच्छा, क्वार्टरली अगर इतनी दी जा रही है तो पूरे ईयर की हो गई 1,60,000। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹2,50,000। बैलेंस ऑफ प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम इक्वली। सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि यहाँ पे एप्रोप्रिएशन जो अपनों को करने हैं वो ज्यादा है कि कम है। अब सर वो कैसे निकालेंगे, देखिएगा यहाँ पे मैं निकाल रहा हूं। अपने पास प्रॉफिट कितना दे रखा है, 2,50,000 का। 2,50,000 में से सबसे पहले मैं सैलरी माइनस कर लेता हूं 1,60,000 की, जो मेरे को पे करनी है पार्टनर को और ए पार्टनर को, है ना। और जैसे ही मैं लेस कर दूंगा मेरे पास अमाउंट बच जाएगा 90,000 का। अब मेरे को जो है 5% यहाँ पे इंटरेस्ट अलाउ करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आप देखिएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं तो 4, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 टोटल यहाँ पे आ रहा है आपका 12 लाख रुपीज कंबाइंड कैपिटल आ रही है सबकी। और मैं कंबाइंड कैपिटल से अगर 12% निकालूंगा तो 12 लाख पे 5% के हिसाब से आएगा 60,000। ये आईओसी आ गया आपका, ये आईओसी, ये सैलरी।
उसके बाद भी सर आपके पास 30,000 का प्रॉफिट बच रहा है, जिसको आप इक्वल रेशियो में बांट सकते हो, किसमें, ए बी और या पी क्यू आर में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो ये जो है आपका असर्शन 22 वाले का बिल्कुल करेक्ट है। रीजन, distributed profit for the year is sufficient to allow appropriation, hence balance of profit will be distributed among them equally। बिल्कुल सही बात बोल रहा है, और इसकी इससे लिंकिंग भी आ रही है। आपका मैं वो ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा इसमें जिसमें एक्सप्लेनेशन सही बोला गया हो, और वो ऑप्शन है आपका ए। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट रीजन ऑफ ए। अब आगे बढ़ते अपन क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 23, मैं पढ़ता हूं। ए एंड B and C are partners sharing profits in the ratio of 3:1. C is given a guarantee that his share of profit for the any year will not be less than 1 year। गारंटी का क्वेश्चन आ गया और बोल रहा है कि C को 1 लाख से कम का अमाउंट हम प्रोवाइड नहीं करेंगे। कोई भी गारंटी होगी, डेफिशिएंसी होगी, देखते हैं कौन बियर कर रहा है। और बोला है एनी डेफिशिएंसी विल बी मेट बाय ए एंड बी इन 2:1। जो भी डेफिशिएंसी आ रही है वो ए और बी साइमल्टेनियसली बियर करेंगे, और किस रेशो में करेंगे, 2:1 में। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड अमाउंटेड टू ₹6 लाख एंड आफ्टर अप्रोप्रिएशन इट वाज 5,10,000। 6 लाख का प्रॉफिट हुआ, आईओसी प्रोवाइड कर दी, सैलरी प्रोवाइड कर दी, व्हाटएवर कुछ भी आपको एडजस्टमेंट कर दी, आपके पास 5,10,000 नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बचा है। अब क्या बोला गया है, ए को डेबिट करना, ए विल बी डेबिटेड बाय 10,000 एंड बी विल बी बाय 5,000 एज शॉर्टफॉल। अपन चेक कर लेते हैं कि भाई कितना हो रहा है। सबसे पहले आप यहां पे देखिए, जब मैं सी का शेयर निकालूंगा, सी का शेयर अगर मैं निकाल रहा हूं, टोटल प्रॉफिट है मेरे पास 5,10,000। 5,10,000 में उसका जो हिस्सा है वो है 1/6। जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो मेरे पास आ रहा है 85,000, लेकिन यहां पे अपनों को बोला गया है मिनिमम गारंटी कितनी है, 1 लाख। तो इसको जो 15,000 रुपीज मिलेंगे वो दोनों के दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे। कौन कंट्रीब्यूट करेगा, ए भी कंट्रीब्यूट करेगा और बी भी कंट्रीब्यूट करेगा। ए कंट्रीब्यूट करेगा 10,000, बी कंट्रीब्यूट करेगा 5,000, क्योंकि रेशियो गिवन है कौन सा, 10 रेशियो आपको गिवन है 2:1। अब देखो रीजन क्या बोल रहा है, प्रॉफिट ऑफ सी विल बी 85,000, बिल्कुल सही बात है। हेंस डेफिशिएंसी ऑफ 15,000 विल बी डेबिटेड 10,000 ये करेगा, और बी विल डेबिटेड बाय 5,000। बिल्कुल सही बात बोलिए सर। यहाँ पे आपका असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और दोनों के दोनों एक दूसरे से लिंक भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो गया कौन सा, ए। बोथ A and R are correct and R is the correct reason of A। I hope आपको यहाँ पे ये भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला गया है, सैलरी अलाउड टू अ पार्टनर इज शोन इन प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बिल्कुल सही बात बोली, जो भी सैलरी होती है वो अप्रोप्रिएशन होती है, और पार्टनर को अगर आपको प्रोवाइड करनी है तो वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड जाएगी। रीजन देखिएगा क्या बोला है, सैलरी इज अलाउड टू अ पार्टनर ओनली व्हेन देयर इज अ प्रोविजन फॉर द सेम। बिल्कुल सही बात बोल रहा है, अगर जब आपका प्रोविजन है तो ही आप सैलरी प्रोवाइड करोगे, अगर नहीं है तो सैलरी प्रोवाइड नहीं करोगे। अब इस केस में ये दोनों सही है, लिंकिंग भी आ रही है, लेकिन यहाँ पे लिंकिंग का क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट बोला गया है ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट, बोथ ए एंड आर इज करेक्ट। तो आपका पॉइंट नंबर क्या हो गया, बी, बोथ ए एंड आर इज करेक्ट। अब बढ़ूंगा क्वेश्चन नंबर 25 पे, देखिएगा गिवन बिलो वो स्टेटमेंट दे रखे हैं आपको, मैं असर्शन पढ़ रहा हूं। A, the fixed capital account balance of a partner may change। अब क्या बोला गया है, आपके पार्टनर का फिक्स कैपिटल अकाउंट चेंज हो सकता है ड्यू टू एडिशनल कैपिटल। बिल्कुल सही बात है, एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहा है तो चेंज हो सकता है आपका। और आगे का बोला गया है कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, है ना, और कैपिटल विड्रॉन या बोथ ड्यूरिंग द ईयर। बिल्कुल सही बात बोल रहा है कि अगर फिक्स कैपिटल लेके पार्टनर मेथड को फॉलो कर रहे हैं तो इस केस में आप लोगों को पार्टनर्स तभी कैपिटल की चेंज होगी जब या तो कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है या कोई पार्टनर क्या कर रहा है, कैपिटल विड्रॉन कर रहा है। अब रीजन देखते हैं, अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस रिमेन्स द सेम। अब देखो यहाँ पे ये क्या रीजन बोल रहा है कि भाई फिक्स कैपिटल मेथड में हमेशा क्या हो रहा है, पार्टनर की कैपिटल का बैलेंस जो है कांस्टेंट रह रहा है। नहीं सर, कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि ऊपर बोला गया है अब वो कैपिटल विड्रॉ कर रहा है या कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है तो उसकी फिक्स कैपिटल चेंज हो जाएगी। तो इसमें ऑप्शन में ही देखूंगा जिसमें क्या आ रहा हो, ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग। तो पॉइंट नंबर आपका एमसीक्यू नंबर हो गया बी, आपका आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला गया, को ओनरशिप। बेटा को ओनरशिप मतलब एक ऐसी चीज जो कि दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में कोई प्रॉपर्टी है
या फिर कोई भी ऐसी वैल्यूएबल थिंग है जो बहुत से लोगों के बीच में और वो उसके सब ओनर है। क्या बोला गया है? को ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी ली है, अमाउंट्स टू बी अ पार्टनरशिप। अब देखो, दो तीन पार्टनर है ए बी सी, इन तीनों पार्टनर ने क्या किया, मुंबई में एक प्रॉपर्टी खरीदी, उसकी वैल्यू थी 50 करोड़ रुपीस। अब क्वेश्चन वाले में असर्शन बोल रहा है कि वो जो प्रॉपर्टी है बिलोंग करेगी पार्टनर्स की। बिल्कुल गलत। पार्टनरशिप की बिलोंग्स तब करेगी जब वो पार्टनरशिप के फंड से परचेस की गई हो। यहां पर क्या बोला गया है? को ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी अमाउंट टू रुपीज, अमाउंट टू पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की नहीं होती है, वो इंडिविजुअली जिसने खरीदी है या पार्टनर्स ने खरीदी या फिर बाहर वाले आउटसाइडर ने खरीदी तो उनको बिलोंग करेगी, वो पार्टनरशिप को नहीं करेगी। ओके, तो ये आपका सेशन हो गया बिल्कुल गलत। आगे बोला गया है द एलिमेंट ऑफ बिजनेस इज प्रेजेंट इन को ओनरशिप। नो सर, बिल्कुल को ओनरशिप में प्रेजेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एलिमेंट जो होता है को ओनरशिप का वो किसी में भी हो सकता है, उसके लिए बिजनेस जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बोथ ए एंड आर आर इनकरेक्ट। अब रीजन के लिए आप देखेंगे ही नहीं क्योंकि दोनों राइट है ही नहीं, दोनों के दोनों रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला गया है? इन ऑर्डर टू फॉर्म अ पार्टनरशिप देयर शुड बी एटलीस्ट 2%। बिल्कुल सही बात बोल रहा है, 2% कम से कम होने चाहिए और कॉमन गोल के लिए वो काम करेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर आर 50। बिल्कुल सही बात बोल रहा है, एज प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। बिल्कुल सही बात बोल रहा है क्योंकि सेक्शन 464 कंपनीज एक्ट का सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि वो मैक्सिमम कुछ भी है ना, नंबर ऑफ पार्टनर एक्सीड नहीं हो सकते 100, लेकिन गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि हम इसको कितना रखेंगे? 50 ही रखेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स होते हैं वो डिसाइड करता है कौन? कंपनीज एक्ट 2013, और उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर है। कंपनीज एक्ट तो बोलता है कि 100 मैक्सिमम लिमिट होनी चाहिए, लेकिन फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है हम लोग अभी इसकी लिमिट 50 तक ही रखेंगे। तो अगर मैं दोनों की बात करूं, दोनों सही है और ये दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी बता रहा है इस चीज का। तो आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है आप लोग को? गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वो भी असर्शन ए क्या बोल रहा है आप लोग? कमीशन प्रोवाइडेड टू पार्टनर इज शोन इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट। बिल्कुल गलत, क्योंकि कमीशन पेबल टू एनी पार्टनर इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, और अगर ये आपका एप्रोप्रिएशन है तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही जाएगा। अब आगे क्या बोला गया? कमीशन प्रोवाइडेड टू पार्टनर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। नहीं सर, बिल्कुल गलत बात है, ये हमेशा आप लोगों की क्या होती है? एप्रोप्रिएशन होती है। और आगे दिया हुआ एंड इज टू बी प्रोवाइडेड एट फिक्स रेट। नो सर, आपको कमीशन हमेशा किस पे प्रोवाइड करनी है? जब भी प्रॉफिट हो रहा है या फिर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल रखा हो। तो अगर मैं बात करूं ऑप्शन की, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड आर आर इनकरेक्ट। तो आपका पॉइंट एमसीक्यू नंबर आपका इसमें जो ऑप्शन हो गया वो हो गया सी। यहाँ पर स्टूडेंट्स अपन लोगों ने कंप्लीट कर लिया है अपना चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। जितने भी इसके असर्शन रीजन क्वेश्चंस थे अपन ने सॉल्व कर लिए हैं। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, अब आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। और इवन अगर आपने ये थरली पढ़ लिया होगा, आपसे हर एक एमसीक्यू भी सॉल्व हो जाएगा। इवन आपको बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच।